आज की क्लास में हम अपनी सीजी हिस्ट्री की जो क्लास चल रही थी उसका आखिरी टॉपिक जो है आज की क्लास से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम कलचुरी काल को कवर करने वाले हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन लगेगा, हमारा कलचुरी काल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, कलचुरी काल में अगर हम देखें तो पूरा डिटेल में जानने से पहले कलचुरी वंश के कुछ अन्य नाम भी हमको मिलते हैं, वो क्या क्या नाम है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नाम देखें कलचुरी वंश का, तो कलचुरी यानी पूरे ल की जगह आधा ल हुआ है, कलचूर्य, कलिचूरी, करचधुरी, कलतसूरी, कलचुती, कुलुचूरी, चेदी, है, अही है, डाहल, इतने नाम मिलते हैं कलचुरी वंश के। तो आपको याद रखना है, इस तरीके क्वेश्चन पेपर में बनते रहते हैं आजकल, जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है। तो कलचुरी, कलचूर्य, कलिचूरी, करचधुरी, कलतसूरी, कलचुती, कुलचूरी, चेदी, है, अही है और डाहल, इतना नाम मिलता है हमको कलचुरी वंश का। यानी यही जो बाकी ऐसे आप बोल सकते हैं कि है वंश जैसे हम पढ़ते हैं, चेदी वंश पढ़ते हैं, तो सब कलचुरियों के ही नाम है। माना जाता है जो कलचुरी शब्द है वो तुर्क शब्द से बना है, जिसका नंबर जो तुर्क शब्द है कुलचुर, उससे कलचुरी शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उच्च पद या उच्च कुल। यानी कलचुरी जो वर्ड है वो बना है तुर्क शब्द कुलचुर से, जिसका अर्थ होता है उच्च पद या उच्च कुल। ये भी आपको याद रखना है, कभी पेपर में आ सकता है। अगर हम कलचुरी वंश की उत्पत्ति देखें तो कलचुरी वंश की उत्पत्ति जो है माहिष्मती से माना जाता है। जब मैं आपको मोरध्वज की कथा बताया था आपको जो, तो उसमें मैंने उनके पूरा उत्तराधिकारियों के बारे में बताया था, पूरी वंशावली बताई थी। तो उस वंशावली को बताते हुए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो महिष्मती है उसको बसाया था महिष्मान ने। ठीक है, और महिष्मान के ही आगे चलकर जो वंशज होते हैं वो मोरध्वज होते हैं। तो ये जानकारी हमको महाभारत से मिलती है। तो ये महिष्मती जो है यहीं से कलचुरी वंश की नींव पड़ती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये अभी जो कल पेपर हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर वाले में, हमने इसको पहले देखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलचुरी वंश की उत्पत्ति है वो महिष्मती से मानी जाती है, और महिष्मती एक जगह है जिसको बसाने वाले थे महिष्मान। ठीक है, यही क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन सीएससीबी का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये महिष्मती से महिष्मान यानी महिष्मान नामक व्यक्ति ने महिष्मती नगरी बसाया था, और महिष्मती से ही कलचुरियों का मुख्य रूप से आप बोल लीजिए कलचुरी वंश का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो महिष्मती की पहचान कहाँ की गई है? तो जो इतिहासकारों ने पहचान की है महिष्मती की, वो है ओंकार मानधाता, यानी जो ओंकारेश्वर है मध्य प्रदेश का, वही प्राचीन काल में महिष्मती के नाम से जाना जाता था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। क्योंकि अभिलेखों से हमको ये प्रमाण मिलता है कि महिष्मती जो है नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। ठीक है, तो ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश या महिष्मती जो है ओंकार मानधाता को इतिहासकार मानते हैं। आपको ये याद रखना, ओंकार मानधाता ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में उसको माना जाता है। अगर हम देखें महिष्मती के कलचुरी वंश के संस्थापक, तो महिष्मती के कलचुरी वंश के संस्थापक कृष्णराज को माना जाता है, जो कि 550 से 575 ईस्वी के आसपास जो इनका शासन रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो महिष्मती के कलचुरी वंश का संस्थापक कृष्णराज को माना जाता है, जिनका शासनकाल 550 से 575 ईस्वी तक रहा है। 7वीं शताब्दी के अंत में, यानी 7वीं शताब्दी का जब एंड हो रहा था, तो अंत में जो है महिष्मती के कलचुरियों की ही एक शाखा जो है वो त्रिपुरी में आकर बसती है। यानी महिष्मती के कलचुरी की एक शाखा टूटती है और वो त्रिपुरी में आकर बसती, तो वहां पर त्रिपुरी के कलचुरी वंश की नींव रखती। त्रिपुरी जबलपुर के आसपास का क्षेत्र एमपी। तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक थे वामराज देव। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो अगर देखें तो सबसे पहले महिष्मती की कलचुरी, महिष्मती से एक शाखा टूटी त्रिपुरी के कलचुरी, त्रिपुरी की शाखा टूटी रतनपुर के कलचुरी, और रतनपुर की शाखा टूटी रायपुर के कलचुरी। यानी इतनी शाखाएं बटी है कलचुरी वंश की। तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक संस्थापक थे वामराज देव। क्लियर है? अब इसको आगे बढ़ते हैं और यहीं पर देखते हैं कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश के ही एक शासक होते हैं कोकल प्रथम। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के ही एक शासक है कोकल प्रथम, जिसका शासनकाल 850 से 890 ईस्वी के आसपास रहा है। त्रिपुरी में कोकल प्रथम के ही पुत्र थे शंकरगढ़ द्वितीय। शंकरगढ़ द्वितीय किसके पुत्र थे? कोकल प्रथम के पुत्र थे। शंकरगढ़ द्वितीय का अन्य नाम भी कुछ हमको मिलते हैं, मुग्धतुंग,
धवल, रणविग्रह, ये सभी नाम किसके हैं? कोकल द्वितीय, कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय के। तो मुग्धतुंग भी आपको पेपर में वो लिख के दे सकता है, धवल भी लिख के दे सकता है, रणविग्रह भी लिख के दे सकता है। तो कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय ने बाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम पर आक्रमण किया। आपको याद रखना है कि इस कोकल प्रथम के काल में जो उनके पुत्र थे शंकरगढ़ द्वितीय, उसने बाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम पर आक्रमण किया, यानी कौन से काल के मध्य में? 850 से 890 के कार्यकाल के मध्य में। तो बाणवंशी शासक की जो राजधानी थी उस समय तुम्माड़ राजधानी थी, जो कि कोरबा के क्षेत्र में आता था। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम पर आक्रमण किया और शंकरगढ़ द्वितीय जो है यहाँ पर जीत जाता है और बाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम हार जाते हैं। तो शंकरगढ़ द्वितीय अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित करते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर खुद नियुक्त ना होकर अपने भाइयों की नियुक्ति करते हैं और खुद वापस चले जाते हैं। क्लियर है? तो कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय का आक्रमण हुआ बाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम में और इसमें शंकरगढ़ द्वितीय जीत गए, विक्रमादित्य प्रथम हार गए। और विक्रमादित्य प्रथम जब हार जाते हैं तो यहाँ पर शंकरगढ़ द्वितीय जो है खुद नियुक्त ना होकर अपने भाइयों की नियुक्ति करते हैं और स्वयं वापस चले जाते हैं। तो आपको याद रखना है बाणवंशी शासक जो पाली के क्षेत्र में था, यानी आप बोल लीजिए पाली के क्षेत्र में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था कलचुरियों ने, और इनकी राजधानी जो थी वो तुम्माड़ ही थी। क्लियर है? अब क्या होता है, अब बाणवंशी शासक समय का फायदा उठाते हैं, शंकरगढ़ द्वितीय जब वापस चले जाते हैं और उनके भाई यहाँ पर रहते, तो उनके भाई जो है उतने निपुण नहीं रहते उस समय कि वो कुछ युद्ध कर सके। तो यहाँ पर विक्रमादित्य प्रथम फायदा उठाते हैं और विक्रमादित्य प्रथम आक्रमण कर देते हैं यहाँ पर कलचुरी वंश के शासकों के ऊपर, और वहां पे जो शंकरगढ़ द्वितीय के भाई रहते हैं वो हार जाते हैं और बाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं, यानी कलचुरी यहाँ पे दोबारा में हार जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं। अब जो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम है उनके ऊपर आक्रमण करते हैं नलवंशी शासक, लेकिन कौन से नलवंशी शासक ने आक्रमण किया ये जानकारी हमको उपलब्ध नहीं है किसी भी इतिहासकारों में। ठीक है, बस इतना कुछ अभिलेखों से मिलता है कि नलवंशी शासकों ने आक्रमण किया, लेकिन कौन शासक उसका नाम कहीं नहीं मिलता। तो नलवंशी शासकों ने आक्रमण किया बाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम पर, और यहाँ पर आक्रमण करके नलवंश ने जो है पाली के आसपास के क्षेत्रों में भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, अब नलवंशी शासक जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो इन नलवंशी शासकों पर आक्रमण किया सोमवंशी शासकों ने, जो उड़ीसा के सोमवंशी शासक थे, और इन सोमवंशी शासकों ने नलवंशी शासकों पर आक्रमण करके उनको हरा दिया और स्वयं को पाली की सत्ता में स्थापित कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सोमवंशी शासक नलवंशी शासकों पर आक्रमण करके अब पाली के आसपास के क्षेत्र को जीत लिया है सोमवंशी शासकों ने। क्लियर है? अब क्या होता है, यहीं पर त्रिपुरी के कलचुरी के एक शासक होते हैं जिनका नाम रहता है लक्ष्मण राज द्वितीय। 975 से 970 ईस्वी के आसपास इनका शासन रहता है। अब लक्ष्मण राज द्वितीय जो रहते हैं वो आक्रमण करते हैं सोमवंशी शासक पर। उस सोमवंशी शासक का नाम माना गया है महाशिवगुप्त ययाति। तो ये अभिलेखों में जानकारी मिलती है, लेकिन इतिहासकारों में इसमें भी मतभेद है कि ये थे भी कि नहीं थे। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण राज द्वितीय 975 से 970 ईस्वी के पास आक्रमण करते हैं सोमवंशी शासकों पर। ऐसा माना जाता है कि वो शासक महाशिवगुप्त ययाति था। इनको हरा देते हैं लक्ष्मण राज द्वितीय, लेकिन अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित नहीं करते और वो आगे चले जाते हैं दूसरी जगहों पर आक्रमण करने। उसके बाद क्या होता है, कोकल द्वितीय शासक बनते त्रिपुरी के कलचुरी के 990 से 1015 ईस्वी के आसपास इनका शासन रहा त्रिपुरी में। कोकल द्वितीय के कुल 18 बेटे थे। ठीक है, कोकल द्वितीय के कुल 18 बेटे थे। तो कई अभिलेखों में हमको ये जानकारी मिलती है कि जो कलिंग राज थे वो कोकल द्वितीय के 18 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र था, लेकिन कई अभिलेखों में ये जानकारी भी मिलती है कि कोकल द्वितीय के जो भाई थे उनका भी में से किसी भाई के किसी का बेटा था कलिंग राज। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि जो यहाँ पर रतन देव तृतीय का खरौद अभिलेख मिला है उसमें यह बताया गया कि कोकल देव द्वितीय का पुत्र था कलिंग राज। ठीक है, यानी कलिंग राज जो कोकल देव द्वितीय का पुत्र था, ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें यह पता चलता है कि कोकल द्वितीय का पुत्र कलिंग राज था। बाकी अभिलेखों में हमको ये पता चलता है कि कोकल द्वितीय के कोई और भाई थे, उनका बेटा था कलिंग राज। तो ये भी जो है मतभेद की स्थिति है।
ठीक है। तो यहाँ कोकल द्वितीय क्या करते हैं, कलिंग राज को यहाँ पर अपना सेनापति बनाते हैं और यहां से जो है इसको सेनापति बनाकर भेजते हैं आक्रमण करने सोमवंशी शासकों के ऊपर, और कलिंग राज जो रहते हैं इन सोमवंशी शासकों को हरा देते हैं और छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता को स्थापित कर लेते हैं। या बोल लीजिए आप पाली और ये पूरा तुम्बाड़ के आसपास जो क्षेत्र है, रतनपुर के आसपास का क्षेत्र, उस पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं कलिंग राज। तो यहां से हमारा चालू होता है रतनपुर के कलचुरी वंश। ये था उसका पूरा बैकग्राउंड। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रतनपुर का कलचुरी वंश, ठीक है। तो यहाँ पर कलचुरी सत्ता स्थापित हो गई है पूर्ण रूप से, अब स्थायी रूप से जो है सत्ता स्थापित हो गई है कलचुरियों की। अब देखते हैं रतनपुर का कलचुरी वंश। भले ही यहाँ पर जो है इनकी पहली राजधानी तुम्बाड़ रहती, लेकिन इस वंश को तो रतनपुर का कलचुरी वंशी बोलते हैं। तो पहले राजा होते हैं कलिंग राज। कलिंग राज का शासन रहा है 1000 से 1020 ईस्वी के मध्य का शासन रहा है कलिंग राज का। तो इनको रतनपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो रतनपुर के कलचुरी वंश का संस्थापक है हमारे कलिंग राज। इनकी राजधानी थी तुम्बाड़, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था तुम्बाड़ को। तुम्बाड़ को तुम्बान खोल भी कहा जाता है। खोल का मतलब होता है छेद या छिद्र। तो ऐसा छिद्र जैसे कोई भी छेदा रहता है उसका एक तरफ और दो तरफ, यानी उस छेदे में जाने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप सामने से जाओ या पीछे से जाओ। तो तुम्बाड़ भी एक ऐसी जगह थी जहां पे एक छेद के समान जगह थी, जहां पर जाने के केवल दो रास्ते थे, ठीक है। एक जो महल की तरफ जा रहा है या तुम्बाड़ राजधानी की तरफ जा रहा है, और एक वहां से आ रहा है, और किसी भी रास्ते से तुम्बाड़ नहीं पहुंचा जा सकता था। इसलिए तुम्बाड़ जो था वो आक्रमणकारियों से आप बोल सकते हो सुरक्षित रह सकता था। इसी के लिए जो कलिंग राज ने तुम्बाड़ को राजधानी बनाया था। तो इसी तरीके से रतनपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत सारे खोल मिलते हैं, ठीक है। तुम्बाड़ खोल, भैरम खोल, वरा खोल, ये सब जो है यही इसी आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है, रतनपुर के आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन जो तुम्बाड़ खोल मुख्य रूप से था ये कोरबा के आसपास के क्षेत्र में था, लेकिन इसका जो क्षेत्र था वो बड़ा था, तो कुछ हिस्सा रतनपुर के क्षेत्र में भी आता था। आगे देखते हैं रतनदेव तृतीय के खरौद अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि कोकल देव द्वितीय का पुत्र था कलिंग राज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो कोकल देव द्वितीय का जो पुत्र था या कोकल द्वितीय का जो पुत्र था वो था कलिंग राज। ये जानकारी हमको खरौद अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा जाजल देव प्रथम के रतनपुर अभिलेख, जाजल देव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि जाजल देव ने कलिंग राज के बारे में क्या कहा है। तो जाजल देव ने कहा था कि शत्रुओं की स्त्रियों की आंखों से बहते हुए जल से पुष्ट हुआ प्रताप का वृक्ष, यानी कलिंग राज को प्रताप का वृक्ष कहा है। और वो भी कैसे, शत्रुओं की स्त्रियों की आंखों से बहते हुए जल से पुष्ट हुआ प्रताप का वृक्ष। ये कथन जाजल देव ने अपने अभिलेख में कलिंग राज के लिए कहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वर्तमान में बनते रहते हैं। आपको कथन दे देगा और ये पूछेगा कि किस कलचुरी शासक के लिए कथन कहा गया था, तो ये कथन कहा गया कलिंग राज के लिए, ठीक है। शत्रुओं की स्त्रियों की आंखों से बहते हुए जल से पुष्ट हुआ प्रताप का वृक्ष। अगला हम देखते हैं जो कलिंग राज है उसने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया था। तो चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया, कलिंग राज ने कराया। बहुत बुक में अलग अलग मिलता है, लेकिन अगर आप वहां पर जाकर शिलालेख देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कलिंग राज ने निर्माण करवाया था। अगला हम देखते हैं शासक कमल राज। कलिंग राज के बाद उनके बेटे कमल राज जो है वो कलचुरी वंश के शासक बनते हैं। कमल राज का शासनकाल 1020 से 1045 ईस्वी के मध्य रहा है। इस समय जो कमल राज जब शासक बनते हैं तो ये त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव के समकालीन है। पेपर में आता है क्वेश्चन, तो ये त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव के समकालीन है कमल राज। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा कि जो त्रिपुरी के कलचुरियों की एक शाखा आकर रही थी रतनपुर के क्षेत्र में, या आप बोल सकते हो रतनपुर के कलचुरी जिनको कहा गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे रतनपुर वाले। वो अभी भी त्रिपुरियों के अधीन रहकर ही काम कर रहे हैं, अभी वो स्वतंत्र नहीं हुए हैं, यानी अलग से अपना क्षेत्र नहीं बताए। वो अभी भी जो है त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन रहकर ही काम कर रहे हैं। तो ये गांगे देव के समकालीन थे कमल राज। अब जो है यहाँ पर कमल राज और गांगे देव दोनों समकालीन थे, यहां तक स्पष्ट है।
अब यहाँ पर जो है गांगेय जो है इस समय प्लान बनाते हैं उड़ीसा में आक्रमण करने का, यानी उत्कल में आक्रमण करने का। ठीक है, तो उड़ीसा और उत्कल में जब वो आक्रमण करने जाते हैं तो वो गांगेय से मदद मांगते हैं, गांगेय मदद मांगते हैं कमलराज से कि आप जो है गांगेय को मदद मांगते हैं कमलराज से कि आप जो है इस क्षेत्र को जीतने में हमारी मदद कीजिए। तो कमलराज इस क्षेत्र से जो है अपने हाथियों को, अपने सैनिकों को जो है भेजता और स्वयं भी जाता है वहां पर उड़ीसा में आक्रमण करने। और इस क्षेत्र में कमलराज जो रहता है वो जीत हासिल करता है, उड़ीसा के शासकों को हरा देता है और वहां से जितना भी धन लूट कर लाए रहते हैं वो समर्पित कर देते हैं गांगेय को। तो जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो रतनपुर के कलचुरी थे वो उड़ीसा के कलचुरी, जो त्रिपुरी के कलचुरी थे उनके कहीं ना कहीं अधीन थे। क्लियर है, क्योंकि जितना भी धन कमलराज यहाँ पर जीत रहे हैं, लूट रहे हैं, वो धन वो किसको समर्पित कर दे रहे हैं? त्रिपुरी के कलचुरी गांगेय को। तो ये आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है। आजकल मैचिंग में दे रहे क्वेश्चन, एक तरफ राजा का नाम देगा और उसके काल की घटनाओं को देगा सम्मिलित करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आप याद रखना है त्रिपुरी के कलचुरी गांगेय समकालीन थे रतनपुर के कलचुरी कमलराज के। क्लियर है। इसके अलावा जो है लक्ष्मी कर्ण के रीवा अभिलेख से हमको एक जानकारी मिलती है, लक्ष्मी कर्ण के रीवा अभिलेख से एक जानकारी मिलती है जिसमें बताया गया है कि जब कमलराज और गांगेय उड़ीसा में आक्रमण करने जाते हैं तो वो आक्रमण इतना बोल लीजिए हिंसात्मक रहता है, उसके एवज में उन्होंने कहा है कि सैनिकों द्वारा, यानी कमलराज और गांगेय के सैनिकों द्वारा मारे गए हाथियों के रक्त से समुद्र क्षेत्र जो था वो पूर्ण रूप से कीचड़मय हो गया था। यानी यहाँ पर इतना हिंसात्मक घटनाएं हुई थी और इतना हिंसात्मक चीजें हुई कि कमलराज और गांगेय के जो सैनिक थे वो उनके जो बाकी उड़ीसा के इसके पास जो भी सैनिकों के हाथी थे उनको मार दिया गया था। किसके द्वारा? गांगेय और कमलराज के द्वारा। और जो हाथियों का खून था उससे कीचड़ बन गया था समुद्र के आसपास के क्षेत्र में। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कमलराज को साहिल नामक योद्धा मिलता है। उत्कल के क्षेत्र में जब आक्रमण करने जाते कमलराज तो उनको साहिल नामक एक योद्धा मिलता है जिसको लेकर वो अपने तुम्माड़ में आ जाते हैं। और ये साहिल के जो वंशज है वो कलचुरियों को कई क्षेत्र जीतने में मदद करते हैं आगे। क्लियर है। तो इतनी जानकारी हमको मिली है कमलराज से। अब देखते हैं तीसरे राजा रतनदेव प्रथम। तो रतनदेव प्रथम जो है 1045 ईस्वी से 1065 ईस्वी तक रतनदेव प्रथम यहाँ पर शासक बनते हैं। अभिलेखों में रतनदेव का नाम रत्नराज मिलता है। तो रत्नदेव का नाम जो है अभिलेखों में रत्नराज मिलता है। ये कमलराज के जो है बेटे रहते हैं। इनका विवाह, रतनदेव का जो विवाह रहता है कोमो मंडल यानी अमरकंटक पेंड्रा वाला जो क्षेत्र है वहां के शासक वज्जुक या वैजू वर्मन की पुत्री नोनल्ला से होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है रतनदेव प्रथम का विवाह जो है कोमो मंडल या अमरकंटक क्षेत्र बोल सकते हैं या पेंड्रा का क्षेत्र बोल सकते हैं, वहां के राजा वज्जुक या वैजू वर्मन की जो पुत्री रहती है नोनल्ला, उनसे विवाह होता है रतनदेव प्रथम का। तो जैसे कि यहाँ पर इनके विवाह से जो है इनके साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र खुल जाते हैं। क्योंकि जब वैजू वर्मन की मृत्यु होती है तो वैजू वर्मन का जो पूरा साम्राज्य रहता है अमरकंटक वाला क्षेत्र वो भी मिल जाता है रतनदेव प्रथम को। क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार करने के लिए ये विवाह किया गया है, ऐसा माना जाता है। क्लियर है। अगला देखते हैं, रतनदेव प्रथम ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी तुम्माड़ से रतनपुर। तो तुम्माड़ से रतनपुर राजधानी परिवर्तन किसने किया था? रतनदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर जो पेपर में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन से शासक ने तुम्माड़ में शासन किया? तो तुम्माड़ में शासन करने वाले कौन कौन से शासक हो गए? कलिंगराज, कमलराज और रतनदेव प्रथम। देखिए रतनदेव प्रथम 1045 में शासक बन रहा है लेकिन राजधानी परिवर्तन कब हो रहा है? 1050 में हो रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 5 साल तो रतनदेव प्रथम ने भी तुम्माड़ में शासन किया। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ऑप्शन में डिपेंड है। ऑप्शन मान लीजिए ऐसा देता है, मान लीजिए पहले नंबर पे देता है कलिंगराज, दूसरे में देता है कमलराज, तीसरे में रतनदेव प्रथम और चौथे में दे दिए है पृथ्वीदेव प्रथम मान लीजिए। और ऑप्शन दिया है 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, इस तरीके का ऑप्शन दिया, यानी एक ऑप्शन में 2 2 क्षेत्र दिए हैं। जैसे 1 2 बोले तो कलिंगराज कमलराज,
ठीक है, 2-3 बोले तो कमलराज रतनदेव प्रथम, इस तरीके का ऑप्शन दिया है। तो आपका आंसर वहां पर आपको लेना होगा कलिंग राज और कमलराज। यानी ऑप्शन में अगर दो दो का ग्रुप बनाकर दे रहा है तब आंसर होगा कलिंग राज और कमलराज। अगर 3 का युग्म आपके आंसर में उपलब्ध है, यानी कलिंग राज, कमलराज और रतनदेव प्रथम का ग्रुप जो है आपके आंसर में उपलब्ध है किसी भी ऑप्शन में, तो आपको वो लेना पड़ेगा। अगर दो दो का युग्म दे रहे हैं तो कलिंग राज और कमलराज को लेंगे। क्लियर है? अब इनके राजधानी परिवर्तन के विषय में भी कुछ देख लेते हैं, क्षेत्र को, कुछ इतिहास के बारे में। बाबू रेवाराम ने रतनपुर को मणिपुर नाम से संबोधित किया है। यानी बाबू रेवाराम की आप तारीखें है वंशी पढ़ेंगे तो उसमें जो है उन्होंने रतनपुर को मणिपुर के नाम से संबोधित किया है। वैसे ही राय बहादुर हीरालाल जिनकी बुक है मध्य प्रदेश का इतिहास, पेपर में वर्तमान में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। राय बहादुर हीरालाल की बुक का नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास। उसमें उन्होंने रतनपुर को चतुर्युगी नगरी का है या चतुर्युगी पुरी का है। तो ऐसा माना जाता है कि इतिहास मतलब जो हमारा प्राचीन काल रहा है, चारों युगों में जो है रतनपुर मौजूद है। तो यहां पर सतयुग में जो था, सतयुग में रतनपुर का नाम था मणिपुर, त्रेता युग में रतनपुर का नाम हो गया माणिकपुर, द्वापर युग में रतनपुर का नाम हो गया हीरापुर और कलयुग में रतनपुर का नाम हो गया कलयुग। यानी इसको चारों युगों में मौजूद क्षेत्र माना गया है, इसलिए इसको चतुर्युगी पुरी या चतुर्युगी नगरी कहते हैं। ये जानकारी हमको राय बहादुर हीरालाल की बुक मध्य प्रदेश के इतिहास से मिलती है। तो अभी वर्तमान में पूछा भी गया था कि मध्य प्रदेश के इतिहास नामक बुक किसकी है। क्लियर है? तो यहां पर जो है महाभारत के अनुसार, अब ये देखिए 4 युग में मौजूद तो बोल रहे हैं, लेकिन इसके प्रमाण हमको कहीं भी नहीं मिले कि 4 युग में ये मौजूद थी, केवल बोला जाता है। क्लियर है? इसके अलावा महाभारत के अनुसार मयूर ध्वज का शासन भी रतनपुर के आसपास के क्षेत्र में रहा है। महाभारत के अनुसार मयूर ध्वज का शासन यानी मोर ध्वज का शासन भी रतनपुर के आसपास के क्षेत्र में रहा है। इसको मैंने पहले डिटेल में कवर किया हुआ है इसको, कि आरंग और रतनपुर वाले क्षेत्र में कैसे इनका शासन था और उनकी क्या दंत कथाएं थी वो भी हमने देखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है जो मुख्य रूप से यहाँ पर रतनदेव प्रथम रहते हैं, वो अपने क्षेत्र को इतना समृद्ध कर देते हैं कि इस क्षेत्र को कुबेरपुर कहा जाने लगता है। यानी रतनपुर को उस समय कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब राजधानी परिवर्तन होता है तो यहाँ पर मुख्य रूप से राजधानी परिवर्तन करने का जो कारण देखें तो उसमें कई सारी दंत कथाएं प्रचलित हैं। जैसे माना जाता है कि एक बार जो तुम्माड़ से रतनदेव प्रथम जो रहते हैं वो शिकार करने गए रहते हैं, तो शिकार के दौरान वो रात को एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते रहते हैं। वो क्षेत्र रतनपुर का ही क्षेत्र रहता है। तो वो जो है वहां पर विश्राम करते रहते हैं। तो उस क्षेत्र में जब वो विश्राम करते उनकी नींद लग जाती है, तो अचानक से जब उनकी नींद खुलती है तो वहां पर उनको एक ज्योति टाइप का दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। वो उसको देखकर बेहोश हो जाते हैं और उनको फिर स्वप्न आता है कि वहां पर महामाया देवी का एक मूर्ति है या मंदिर है। तब वो अपने क्षेत्र में तुम्माड़ में वापस आते हैं और वहां पे वो निर्णय लेते हैं कि वो अपने क्षेत्र को, अपनी राजधानी को तुम्माड़ से उस क्षेत्र में ले जाएंगे। उस क्षेत्र को उस समय मणिपुर कहा जाता था, लेकिन उस क्षेत्र का नाम बदलकर अपने नाम पर रतनदेव प्रथम रतनपुर रख देते हैं। ठीक है, और वहां पर अपनी राजधानी तुम्माड़ से रतनपुर ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और वो वट वृक्ष वाला जो क्षेत्र है वहीं पर आगे चलकर जो है रतनदेव प्रथम के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण कराया जाता है। तो रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण भी किसने कराया है? रतनदेव प्रथम ने कराया है। और महामाया मंदिर को कौमारी पीठ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इसके अलावा जो है रतनदेव ने रतनपुर में तालाबों का निर्माण कराया और इतने सारे तालाबों का निर्माण कराया कि इसको तालाबों की नगरी भी कहा जाने लगा। तो तालाबों का निर्माण रतनपुर में करवाया रतनदेव प्रथम ने। अब जो यहाँ पर मैंने साहिल नामक योद्धा बताया था, जो उत्कल के युद्ध में यहाँ पर मिलता है कमलराज को, तो यहाँ पे जो साहिल नामक योद्धा थे उसके 3 बेटे थे। एक था भागिल, एक था देसल और तीसरे का नाम था स्वामीन। ठीक है, भागिल, देसल और स्वामीन, इन्होंने रतनदेव प्रथम को भट्टवील और बिहरा क्षेत्र को जीतने में मदद की थी। रतनदेव प्रथम को भट्टवील और बिहरा क्षेत्र जीतने में मदद की थी भागिल, देसल और स्वामीन ने। लेकिन ये क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है, इसका अभी तक इतिहासकारों को पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा जब इन्होंने ये पूरे क्षेत्र को जीत लिया, रतनपुर काफी बड़ा क्षेत्र हो गया और उनकी समृद्धि बढ़ने लगी, तब जो रतनदेव प्रथम ने महाराज की उपाधि धारण की। तो महाराज की उपाधि धारण करने वाले पहले कलचुरी शासक थे रतनदेव प्रथम।
क्लियर है। इसके अलावा रतनदेव प्रथम ने यश नामक वैश्य को नगर सेठ का पद दिया था। यश नामक वैश्य को नगर सेठ या नगर श्रेष्ठी का पद प्रदान किया था। किसने? रतनदेव प्रथम ने। इसके अलावा रतनदेव प्रथम ने तुम्बाड़ में बंकेश्वर मंदिर या बंकेश्वर देवालय और रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, या रत्नेश्वर देवालय पेपर में आता है। याद रखना, यहाँ पे हमारी गलती हो सकती है कि रतनदेव प्रथम, क्योंकि रतनपुर बसा रहे तो हम सोच सकते हैं कि ये मंदिर रतनपुर में है, लेकिन वो मंदिर तुम्बाड़ में, क्योंकि वो अपने पूर्वजों की जो बसाई हुई क्षेत्र था उसको भी समृद्ध बनाना चाह रहे थे। तो इसी के लिए तुम्बाड़ में बंकेश्वर मंदिर और रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण कराया रतनदेव प्रथम ने, जो कि एक देवालय था, यानी एक शिव मंदिर है वो। ठीक है। इसके अलावा इसने जो रतनदेव ने उद्यानों का भी निर्माण करवाया, रतनपुर के क्षेत्र में बगीचों का निर्माण कराया। यहाँ पर जो है जाजल देव प्रथम का हमको रतनपुर अभिलेख मिलता है। जाजल देव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में जो है उससे अमलानंद घोष नामक इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, उन्होंने ये प्रयास किया है समझाने का कि इस अभिलेख के आधार पर कि जो राजेंद्र चोल था, चोल शासक, उसके साथ युद्ध करते हुए रतनदेव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। यानी रतनदेव प्रथम की मृत्यु राजेंद्र चोल के साथ युद्ध करते हुए हुई थी, ऐसा अमलानंद घोष ने प्रयास किया बताने का जाजलदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से। तो यहां तक हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है रतनदेव प्रथम का। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अन्य शासकों के बारे में जो इसके बाद रहे हैं उसको डिटेल में कवर करते हैं।